स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के बारे में। इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में डिसाइड किया गया था और आज भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की बात आती है, इस केस को ज़रूर डिस्कस किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या था ये केस। हेनरी और विलियम दोनों भाई थे और उन दोनों के पास जालंधर पंजाब में करीबन 500 एकड़ तक ज़मीन थी। उस समय गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953, जिसके तहत कोई भी एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 30 एकड़ तक ज़मीन का मालिक हो सकता था। यानी कि हेनरी और विलियम दोनों भाई मिलकर भी सिर्फ 60 एकड़ ज़मीन के मालिक बन सकते थे। अब ऐसी सिचुएशन में जिसके पास 500 एकड़ तक ज़मीन है वो इस लॉ के खिलाफ जाएगा ही, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हेनरी और विलियम ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए। उनका मानना था कि ये लॉ उनके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ये लॉ आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ और आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी के खिलाफ था। ये बात नोट कर लीजिए कि 44th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ को रिमूव कर दिया गया है। पर जब ये केस दाखिल हुआ तब आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ लागू था, जिसमें राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी का राइट है। गोलकनाथ ब्रदर्स ने इस लॉ को आर्टिकल 14 के खिलाफ भी माना था। ये बात भी जान लीजिए कि पार्लियामेंट ने पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953 को शेड्यूल 9 में डाला था। इसका सीधा मतलब ये होता है कि इस लॉ को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ ब्रदर्स ने इसको अल्ट्रा वायरस माना और इसको भी चैलेंज किया। अब इसमें मेजर ये था कि क्या ये लॉ फंडामेंटल राइट्स को इफ़ेक्ट करता है और क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों की बेंच को सेटअप किया था और 6/5 की मेजॉरिटी से ये जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज़ करके किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स में अमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रोसीजर आर्टिकल 3 को इफ़ेक्ट करेगी, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी तरह का अमेंडमेंट जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 को ऑर्डिनरी लॉ माना और उसको आर्टिकल 13 के साथ इंक्लूड किया। इस जजमेंट की इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट ने 1971 में 24th अमेंडमेंट किया, जिसमें आर्टिकल 13 के क्लोज 4 को इंट्रोड्यूस किया और जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई आर्टिकल 368 का यूज़ करके कोई अमेंडमेंट करता है तो वो आर्टिकल 3 को इंक्लूड नहीं करेगा। इस केस को बड़े ही आसान शब्दों में हमने आपको समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद अगर फिर भी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।